जय हिंद फ्रेंड्स। आज से हम लोग अपने बीपीएससी जो 72 है उसके लिए क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा वो जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए, मेरा टारगेट है कि अगले 60 आवर में हम आपके 100 मार्क्स के सिलेबस कवर कर दें। ठीक है, कंटेंट का लेवल कैसा होगा यूट्यूब पे आपको ऐसा लेवल देखने को नहीं मिलेगा, मैं गारंटी कहता हूँ। आप अगले 20 मिनट केवल हमारे लेक्चर अटेंड करके देखो, आपको लेवल एहसास हो जाएगा। ठीक है, तो आज से हम लोग ऑलरेडी ये कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक पेन और एक पेपर प्लीज लेकर बैठिए और उसका रनिंग नोट्स जरूर बनाइएगा। 100 के वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा डिलीवर होगा और आपके दिमाग उतना कंज्यूम कर नहीं पाएंगे। पर आप रनिंग नोट्स बनाओगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, आपको कुछ भी याद करना नहीं पड़ेगा, सारा का सारा चीज़ मैं एक्टिव रिकॉल के माध्यम से मैं क्लास में ही याद करवा दूंगा, गारंटेड। मैं क्लास में याद करवाने की कोशिश करूँगा, आप अटेंड करके देखो, आपको एहसास होगा। तो चलिए हम लोग साथ में शुरू करते हैं। ठीक है, याद रख के ध्यान से आप पेन और पेपर लेके बैठे, नहीं तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेगी, आप भूल जाओगे। राइट, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज से मेरे दोस्तों हम लोग इंडियन पॉलिटी की शुरुआत करने वाले हैं और इस पॉलिटी की कक्षा में हम करने क्या वाले हैं। सॉरी, थोड़ा सा आवाज़ की इशू है तो वो आप देख लेना। ठीक है, मैं जल्दी ही ठीक करूँगा इसे। पॉलिटी की कक्षा में हम इसके करंट भी कवर करेंगे, साथ में प्लस पीपाईक्यू भी करने वाले हैं और लक्ष्मीकांत और एक्स्ट्रा बुक भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो लक्ष्मीकांत वगैरह ने दी हो मैं वो भी कवर करने वाला हूँ। आइए समझते हैं कुछ बात। तो दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रपति टॉपिक है एकदम अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, रनिंग नोट्स। राष्ट्रपति टॉपिक के बारे में इसका परिचय देखते हैं क्या होता है। आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत में हमेशा एक राष्ट्रपति होगा, मतलब नॉट इवन अ सिंगल सेकेंड कि जब राष्ट्रपति अब ना हो, भारत में कोई ना कोई होना ही चाहिए। दूसरा, अब है आर्टिकल 53, ये कहता है कि जो सेंटर है उसके कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, जो फेडरल है, इसका मतलब फेडरल यानी सेंट्रल स्टेट, पूरे देश की जो कार्यपालिका शक्ति समझ लो ये, जो क्योंकि राष्ट्रपति पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है ना, जो कार्यपालिका शक्ति है वो निहित होगी राष्ट्रपति में। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति क्या करेगा संविधान के अनुसार, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो कार्य खुद करे या अपने द्वारा किसी अधिकारी के माध्यम से या किसी के माध्यम से भी करवा सकता है। इस सेकेंड वाला पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। किसी के माध्यम से मतलब क्या है। मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर घूमने गया हुआ है यूएसए और इंडिया में कुछ काम है उसका, तो वो खुद नहीं कर सकता बल्कि किसी को कह सकता है कि मेरे बदले जाओ साइन कर देना और ये काम कर देना, तब भी वो उसी का काम माना जाएगा। यानी आपने पढ़ा होगा कि सारे काम भारत के राष्ट्रपति के नाम पे ही होंगे, सारे एग्जीक्यूटिव। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। हमने दो चीज़ें देखी, ध्यान से देखते हैं। हमने देखा आर्टिकल 52 और हमने अब देखा आर्टिकल 53। ठीक है, ये चीज़ें देख ली आप, एकदम टेंशन मत लेना, मैं आपको याद करवा दूँगा। नेक्स्ट, इसी बात में आएगा जाता है इसी में कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का कार्यपालिका होता है, क्योंकि वास्तविक शक्ति जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है, और जो राष्ट्रपति है वो केवल और केवल मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम कर सकता है, मंत्री परिषद के सलाह पर काम कर सकता है। लेकिन इसका कुछ अपवाद है, उस अपवाद को बोलते हैं राष्ट्रपति के
विवेकाधीन शक्ति। ये बात क्लियर? अब आइए यहाँ से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो हमने कहा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। ये बात कहाँ लिखा हुआ है? ये बात लिखा हुआ है संविधान के आर्टिकल 74 में। दोस्तों यदि आवाज़ का इशू है प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट करिएगा, हम जल्दी ही ठीक कर देंगे इसे। आर्टिकल 74 में, आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेड कर प्राइम मिनिस्टर द्वारा चेयर्ड, मतलब उसके चेयर्ड में, मतलब वो जब कुर्सी बढ़ेगा तब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, मतलब मंत्री परिषद होगा, और इसी के सलाह पर वो काम करेगा। लेकिन फिर ये जो सलाह दे रहा है क्या वो बाध्यकारी है, ये सवाल पैदा हुआ। तो इससे रिलेटेड 3 प्रमाण है हमारे पास। पहला, एक केस है, उसको बोलते हैं शमशेर सिंह केस। ठीक है, शमशेर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो ब्रिटिश क्राउन के जैसा है, और क्राउन जो है वो वहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अनुसार काम करता, तो इस हिसाब से हमारा प्रेसिडेंट की भी पोजीशंस यही हुई इंडिया में। लेकिन फिर सवाल आया, तो क्या प्रेसिडेंट एक रबर स्टाम्प है, केवल वो दिखावेबाज है, कोई काम का नहीं है, मतलब उसके पद की कोई ताकत नहीं है, गरिमा नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब आया 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, कहा गया कि जो मंत्रिपरिषद जो सलाह देगा क्या वो बाध्यकारी है, तो कहा गया हाँ ये बाध्यकारी होगा। लेकिन इससे बिल्कुल रबर स्टाम्प हो रहा था, प्रेसिडेंट कोई काम का नहीं बच रहा था, तो 44वां संविधान संशोधन फिर कर दिया गया। अब 44वां संविधान संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति जो है वो एक बार बिल को या किसी भी चीज़ को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वापस भेज सकता है रिव्यू के लिए, और यदि नेक्स्ट टाइम यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, मंत्रिपरिषद ने उसे वापस प्रेसिडेंट के पास भेज दिया तो अब उसको मानना ही होगा, यानी उसके ऊपर अब बाध्यता लाद दी गई। अब सवाल ये उठा कि आप कह रहे हो कि बाध्यता लाद दी गई, तो क्या उसके पास इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे उसके विवेकाधीन शक्ति। ठीक है, आए दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो? अभी आगे देखते हैं, फिर सब हम आपको याद करा देंगे सब। ठीक है, अब देखेंगे हम उसकी विवेकाधीन शक्ति के बारे में। ठीक है, चलिए। तो राष्ट्रपति के पास जो विवेकाधीन शक्ति है वो 2 तरीके की है। ठीक है, पहला जो विवेकाधीन शक्ति है वो संवैधानिक है, यानी संविधान में निहित है, और दूसरा है वो सिचुएशनल है, यानी परिस्थिति के अनुसार पैदा होते हैं। कोई दिक्कत नहीं होता? जो संविधान में है मेरे दोस्तों, उसमें से सबसे नंबर 1 है, वो है इम्पोर्टेंट, वो कि राष्ट्रपति जो है वो एक बार है वो सलाह को वापस भेज सकता है। ये तो संविधान में नहीं थे। दूसरा है कि
दूसरा है संविधान में मेंशन, एक ये समझ में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं जो परिस्थिति के अनुसार पैदा होने वाला है, एक है हंग पार्लियामेंट की शक्ति। जब त्रिशंकु हो जाए कि किसी की सरकार न बने तो वो ऐसा कर लेता है, ठीक है, मतलब कि वो। अब एक सवाल होता है वीटो को लेकर। राष्ट्रपति किसी बिल को लंबे समय तक अपने जेब में रख लेता है तो क्या वो वीटो है जो करता है वो अपनी मर्जी से करता है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मर्जी होती है उसमें? देखो मेरे दोस्तों, 99% केस में उसमें काउंसिल की मर्जी होती है, ये आपको समझने वाली बात है। अब आप कहोगे कि पागल हो गया, मंत्रिपरिषद बिल पास करके भेजेगा और उसको बोलेगा प्रेसिडेंट को जेब में रख लो। बेसिकली वो इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। आप पहले समझने की कोशिश करो। मान लेते हैं 1% चांस है कि प्रेसिडेंट सुन ही नहीं रहा है, उसको लग रहा है कि हम हीरो हैं, हम मनमानापन करेंगे, तो इसके लिए महाभियोग लाया जाता है। और आगे हम पढ़ने वाले हैं महाभियोग लगाने का जो ग्राउंड होगा, वो ग्राउंड क्या होता है? वो ग्राउंड होता है कि जब संवैधानिक रूप से प्रेसिडेंट डिफ़ॉल्ट करे, मतलब संविधान का पालन नहीं कर रहा हो। क्या मतलब है संविधान का? वही कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नहीं सुन रहा हो। और महाभियोग लगाना इतना आसान नहीं है, तो इसीलिए प्रेसिडेंट चुनते टाइम सरकार ध्यान रखती है इस बात का, ठीक है। ये बात हमको समझ आ गई। तो उम्मीद है हमने आपको बहुत कुछ समझाया यहाँ पे। चलिए, हमने यहाँ पर देखा आर्टिकल 52, फिर हमने देखा आर्टिकल 53, फिर यहीं पे हम आर्टिकल समझे 74 में हमने 3 सिचुएशन देखा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, विवेकाधीन शक्ति क्या होता है, वीटो की शक्ति कहाँ से आती है, ध्यान से देखते हैं। वीटो की शक्ति आती है आर्टिकल 111 से। इसमें कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो साइन करके भेजेगा बिल को, लेकिन टाइम लिमिट नहीं है, तो इसीलिए वो इसको ओवर एंजॉय कर लेता है, ठीक है। चलिए, हमने पॉकेट वीडियो पे समझा दिया। एक चीज़ और, एक विवेकाधीन शक्ति, एक नोट में समझने वाली बात है ये। आपको पता होगा कि 143 आर्टिकल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट देने वाला हूँ। जो ये सलाह मांगता है, तो अब सवाल है क्या वो ये सलाह अपने विवेकाधीन मांगता है, अपने मर्जी से मांगता है, डिस्क्रिशनरी पावर है? नहीं दोस्तों, ये वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मर्जी से चलता है यहाँ पे, पहला बात। दूसरा बात सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना कंपलसरी मतलब बाध्य है? तो इसके 2 केसेस हैं। यदि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल्स कोई बात है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान लागू होने से पहले की बात है, तो सलाह देना बाध्यकारी है। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है तो सलाह देना बाध्यकारी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब अगला सवाल, क्या जो ये सुप्रीम कोर्ट सलाह दिया, तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सलाह दिए जाते हैं वो बाकी सारे निचली अदालत के लिए कानून बन जाते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो क्या ये जो सलाह दे रहा है, क्या ये निचली अदालत के लिए कानून बनेगा? इसका आंसर है नहीं। जो प्रेसिडेंट सलाह दे रहा है वो जो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को सलाह दे रहा है वो निचली अदालत के लिए कानून नहीं बनेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको कंटेंट का लेवल समझ में आ रहा है कितना है ना। बहुत डीप जाके हम लोग डीप ड्राइव करने वाले हैं, बिल्कुल। तो हमने देखा आर्टिकल 52 भारत में एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 53 देखा, आर्टिकल 74 देखा, है ना। और उसके बाद अब आर्टिकल 143 पढ़ लिए, फिर बीच में आर्टिकल 111 भी देखे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। तो हमने सिचुएशनल डिस्क्रिशनल देखा, और राष्ट्रपति सलाह पर काम करेगा, आर्टिकल 74 देखा, 111 हो गया मेरे दोस्तों। अब आइए हम समझते हैं अगला चीज़, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में ठीक से, ठीक है। तो जो दोस्तों प्रेसिडेंट्स का इलेक्शंस होते हैं वो दिए हुए हैं कहाँ पे, आइए समझते हैं।
जो ध्यान से अभी हम कौन कौन आर्टिकल पढ़ रहे हैं, हम साथ में याद करते हैं। 52 पढ़ चुके हैं, 53 पढ़ चुके हैं, 74 पढ़ चुके हैं, 111 पढ़ चुके हैं, 143 पढ़ चुके हैं, जो से रिलेटेड था। अब हम देखते हैं जो क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये बात डिसाइड करता है कौन। तो कुछ संविधान में मेंशन है आर्टिकल 58 में। आप लेक्चर शुरू करने से पहले मेरे को एक बात बताइएगा, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ ध्यान से एकदम। संविधान में मेंशन है कि 50 प्रस्तावक होंगे और 50 अनुमोदक होंगे, आपने पढ़ा होगा। क्या ये राइट है या रॉन्ग है? क्या ये बात संविधान में मेंशन है? हाँ, आप कमेंट में लिखिए यस या नो। यदि मेंशन है तो कौन से आर्टिकल में, नहीं है तो क्यों नहीं है। आप इतने ध्यान से, उसके बाद आपको नॉलेज टेस्ट हो जाएगा आपने कितनी अच्छी से पढ़ाई कर रखी है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है आर्टिकल 58 में इसकी कुछ चीज़ें। नंबर 1 कहता है प्रेसिडेंट जो है वो 35 वर्ष की आयु, ध्यान से, पूरा कर चुका हो मतलब ध्यान से, मतलब मान लीजिए मैं आज गया फॉर्म भरने के लिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, तो ये नहीं कि आज मेरा 35वां साल शुरू नहीं होना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए 35वां साल। पहली बात समझ में आ गई अच्छे से। तो दूसरा बात, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों? नागरिक होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि भारत का नागरिक मतलब क्या होना चाहिए? चाहे वो नेचुरल हो, कैसे भी बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नागरिक होना चाहिए। ठीक है, एकदम झटके से याद रखेंगे। और तीसरी बात कहता है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। सदस्य बनने की योग्यता, हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 58 दोस्तों, ध्यान से, सदस्य बनने की योग्यता वाला हो। अब सवाल है कि लोकसभा का सदस्य बनने की क्या योग्यता है? ठीक है, अब आइए हम समझते पहले। तो जो लोकसभा का सदस्य बनने की जो योग्यता वाली बात है दोस्तों मेरे, वो दिया हुआ है आर्टिकल 84 में। इसमें कहा गया है कि वही भारत का नागरिक होना चाहिए और स्वच्छ छवि का होना, जो भी दिएगा वो वहाँ से आता है। बट प्रॉब्लम फिर हुई। अब प्रॉब्लम ये हुई कि वैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भीड़ बढ़ जाएगी, तो एक निकाला गया प्रेसिडेंट रूल एक्ट कि कैसे इलेक्शन कराएंगे। कुछ मेंशन किए गए रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट में। ठीक है, इसमें कहा गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कहा गया कि जो प्रेसिडेंट है उसके साथ 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रस्तावक अनुमोदक क्या है? जो पहले 50 लोग साइन कर रहे हैं वो प्रस्तावक हैं, और जो बाद में कर रहे हैं उसको अनुमोदक है। ये सारे कौन लोग होने चाहिए दोस्तों? ये सारे होने चाहिए इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट। क्या मतलब है इलेक्टोरल कॉलेज का? मतलब जो लोग वोट करने वाले हैं वो होने चाहिए, उसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। यहाँ तक बात क्लियर? तो हमने देख लिया। अच्छा, अगली बात और, अब ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है उसी में, अब ध्यान से समझते हैं। हम पढ़ रहे थे प्रेसिडेंट के योग्यता क्या क्या चाहिए, ध्यान से देखें। हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 58 के बारे में। इसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया कि वो जो है नागरिक होना चाहिए, 35 साल आयु पूरा कर चुका होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात हमने देखा कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। फिर हमने कुछ पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में कि वो 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। इसके अलावा एक विवाद है कि किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करता हो। क्या मतलब है दोस्तों ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का? अभी जस्ट मैं आगे देख रहा हूँ, अब आइए ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना चाहिए। चलिए, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? इसके संबंधित ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब लाभ का पद। तो कहता है कि लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए।
तो लाभ का पद क्या है, संविधान में दिया नहीं था। तो इसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट का एक केस हुआ 2006 में। केस का नाम था जया बच्चन केस। तो जया बच्चन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी जॉब, कोई भी काम जिसमें कोई भी इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हो या मानदेय मिले, कुछ भी ऐसा मिले, और राज्य सरकार, केंद्र सरकार, किसी भी सरकार के अंदर आती हो, लोकल गवर्नमेंट को, हम उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। चाहे आप पेमेंट लेते हो, ये लाभ लें या ना लें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत ख़तरनाक सा सिचुएशन है, पर इसके कुछ हैं अपवाद जिसको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानेंगे। जैसे एमपी, एमएलए, आप कहीं का गवर्नर हैं, है ना, आप गवर्नर हैं, आप मंत्री हैं, है ना, या लोकसभा राज्यसभा में कुछ पद पे हैं, वो अपवाद है, उसको छूट दी गई। अपवाद क्यों है अभी समझाते हैं आपको। दोस्तों ध्यान से देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं गया बाहर की फॉर्म देने के लिए, मैं फॉर्म भरा अपना एफिडेविट, और मैं गया देने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के सामने, रिटर्निंग ऑफिसर को कि लीजिए मेरा ले लीजिए फॉर्म। अब जो ये रिटर्निंग ऑफिसर है दोस्तों, ये या तो लोकसभा का सचिव हो सकता है या राज्यसभा का महासचिव हो सकता है, उसको देना। वो मेरे से 2 सवाल पूछेगा कि क्या आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हो, कोई जॉब में हो, कहीं पे कोई पैसा ले रहे हो। मैं कहूँगा नहीं, मैं कहूँगा हाँ मैं ले रहा हूँ। ध्यान सुनते हैं। तब मुझे कहेगा कि पहले वो जॉब रिजाइन करके आइए, तब जाके हम ये एक्सेप्ट करेंगे फॉर्म। पहले उसने शर्त लगा दी, प्री कंडीशंस लगा दी। अगली बात, मैं कहूँगा कि हाँ मैं गवर्नर हूँ, ये अपवाद वाले किसी पद पे हूँ, तो कहेगा कि कोई बात नहीं, आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, हम इलेक्शन करवा लेंगे। यदि आप जीत जाओगे तो ध्यान से, यहाँ पर आपको रिजाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो पद पर से आप खुद ही मुक्त हो जाओगे। मतलब हम मान लेंगे कि वो पद आपका खुद ही ख़त्म हो गया, मतलब सेल्फ डिजॉल्व हो जाएगा। अंतर समझ रहे हो दोस्त, यहाँ पर आपको रिजाइन करके आना पड़ेगा और यहाँ पर आपका खुद डिजॉल्व हो जाएगा। तो हमने पूरे अच्छे से इलेक्शन प्रोसेस देखे। अब चलिए हम देखते हैं कुछ आगे कि प्रस्तावक अनुमोदक हमने दोस्तों देख लिया। कोई और सवाल। जया बच्चन केस हो गया दोस्तों मेरे। लाभ का पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमने देख लिया। आगे देखते हैं। अब है उसको देने वाला कुछ मानदेय की बात करते हैं, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति है, आर्टिकल 59 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 59 के अकॉर्डिंग जो राष्ट्रपति है उसको उसके मानदेय मिलते हैं, कुछ सैलरी मिलती है। सैलरी कौन मिलती है, जो संसद तय करते हैं। उसको रहने का आवास मिलता है, उस पर टैक्स नहीं लगाए जाते हैं, उसके फकीम पैसे पे टैक्स नहीं लगाए जाते हैं, और उसके पद के दौरान जो है उसके कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक बात ये हम याद रखें, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए मेरे दोस्तों, अब अगला सवाल हुआ कि उसके इलेक्शंस में निर्वाचक मंडल कौन बनेगा। तो आर्टिकल 54 के अनुसार जो निर्वाचक मंडल होंगे उसके लिस्ट में जो लोग शामिल होंगे वो होंगे लोकसभा, राज्यसभा, देश के सारे विधानसभा और दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के सारे। ध्यान से, ओनली इलेक्टेड मेंबर जो इलेक्शन जीत के आया हो, ना कोई नॉमिनेटेड होंगे, ना कोई एंग्लो इंडियन होंगे। सिर्फ यही सारे लोग हैं जो वोट कर सकते हैं।
यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको, ठीक है। जो नॉमिनेटेड नहीं होंगे, 12 मनोनीत वाले नहीं होंगे, ठीक है। और आपको तो पता है एंग्लो इंडियन वाला कंसेप्ट 104वां संविधान संशोधन में एंग्लो इंडियन वाला हटा दिया गया था, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। अब हमको ये बात समझ में अच्छा, एक बात इधर याद रख लिया, जो दिल्ली और पांडिचेरी को दिया गया है ना भाई अधिकार वोटिंग का राष्ट्रपति के इलेक्शन में, वो कब दिया गया? 70वां नंबर के संविधान संशोधन में दिया गया था। ये आप याद कर सकते। 70वां संविधान संशोधन कब हुआ है मेरे दोस्तों? 1992 में, ठीक है। आपको अच्छे से याद हो गया। अब हम एक कंसेप्ट सीखने वाले। चलिए एक बार सारा आर्टिकल रिवीजन करते हैं। आर्टिकल 54 में कहा गया राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल होंगे एक। 59 एक में कहा गया कि जो सांसद और विधायक नहीं रहेगा और अन्य कोई भी लाभ का पद नहीं रखेगा। 59 में कहा गया अधिकारी का आवास मिलेगा। और 59 में कहा गया कि कार्यकाल के समय उसको वेतन नहीं कट कर सकते। उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के सारे MLA जो इलेक्टेड हैं विधानसभा के, और दिल्ली और पांडिचेरी के वो लोग कौन कौन शामिल नहीं होंगे मैंने बता दिया, ठीक है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि उसके इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट कौन कौन हो गए। अब हम देखने वाले हैं अच्छा आइए हम आगे सोचते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? तो राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होगा इसके लिए आर्टिकल 55 मेरे दोस्तों, आर्टिकल 55 में कहता है सबसे पहला बात, यहाँ से बारी बारी साथ निकाल, कि इलेक्शन जो होंगे वो अप्रत्यक्ष होंगे, मतलब इनडायरेक्ट होंगे। अच्छा, इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या है? देखिए, इसके इलेक्शन में जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती है, बल्कि कौन पार्टिसिपेट करता है? जो हमारे जीते हुए प्रतिनिधित्व हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष, ठीक है। और दूसरा जो होगा वो गुप्त रूप से मतदान होंगे। गुप्त रूप से क्या होंगे? मतदान होंगे। गुप्त मतदान का मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए बैलेट है, तो हमारा बैलेट हम डालने जा रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें लिखा नहीं रहेगा कि कोई देख नहीं सकता है कि हमने क्या डाला, ठीक है। यानी कि जब आप देख नहीं सकते हो तो यहाँ पर एंटी डिफेक्शंस यानी दल विरोधी नहीं लग सकता। मतलब क्या समझाते हैं? जैसे मान लो आपको मान लो आपकी पार्टी मान लो आप बीजेपी से हो, बीजेपी ने आपको कहा कि आप इस एक्स आदमी को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कर देना, और आपने उसको नहीं किया या किया, उसको पता कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना, क्योंकि गुप्त मतदान में तो आपके ऊपर एंटी डिफेक्शंस नहीं लगा सकते, वो ऐसे लगा सकते, डिसिप्लिनरी एक्शन आप पे ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर 10th शेड्यूल के दल विरोधी कानून नहीं लग सकते, ठीक है। अब अगला बात आया कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होगी, और चौथा है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा। अब इस दो कॉन्सेप्ट को ठीक से समझते हैं दोस्तों, ठीक है, कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है। तो आर्टिकल 55 के अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों, आर्टिकल 55 के अकॉर्डिंग जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है उसमें कोशिश की गई है कि हर एक राज्य को उसकी जनसंख्या के अनुसार उसको राइट दें, ठीक है। तो इसके अनुसार जो एक MLA है उसके वोट की वैल्यू क्या होगी, अभी ध्यान समझने को उसका, जो MLA है उसके वोट की वैल्यू होगी उस राज्य की जितनी जनसंख्या वो डिवाइड बाय उस राज्य में MLA की कितनी संख्या, उसको भाग दीजिए और उसका सबको 1000 से भाग दीजिए, जो वैल्यू आएगा। अब यहाँ से हमको एक कंसेप्ट समझ में आ रहा है, वो ये कि नंबर 1, हर एक राज्य जो है उसके MLA की वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। नंबर 2, हर एक राज्य के जो MLA हैं, मान लो बिहार है, वहाँ के RJD के MLA के एक के वोट का वैल्यू और BJP के MLA के वोट की वैल्यू इक्वल होंगे, मतलब उस राज्य के हर एक MLA के वैल्यू इक्वल ही माने जाएंगे, ठीक है। और तीसरा बात, ये हमने MLA को लेके पढ़ लिया, दो बातें, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। और ये 1 वोट 1 वैल्यू सिस्टम पे काम नहीं करता, ठीक है।
ये 3 बात हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वैल्यू कितना है, ठीक है। एक एमपी के वोट के वैल्यू कितने होंगे। तो कहता है एमपी जो आपको बनना है उसके लिए जो आपके वोट के वैल्यू होने चाहिए वो हम ऐसे काउंट करेंगे कि जिस सारा एमएलए के जितना वोट आया उसका सारा वैल्यू हम ऊपर लिख देंगे, देश के सारे एमएलए के वोट के वैल्यू ऊपर लिखेंगे। उसके बाद कितने नंबर ऑफ सांसद हैं वो हम कर देंगे, हो गया। तो इससे जो वोट आ जाएगा निकल का वो हो जाएगा एमपी के वोट का वैल्यू, ठीक है, चलेगा यहाँ पे। अब हमको ये बात समझना है कि जो लोकसभा का एमपी है और जो राज्यसभा का एमपी है दोनों के वोट का वैल्यू जो होता है वो बराबर ही होता है, अलग अलग नहीं होता। ये बात हमको समझ में आ गया। अब हम आपको बताते हैं एक बात, वो ये है, बहुत खतरनाक सी बात नहीं है, सिंपल सी है। हमने कहा कि आपको जनसंख्या के हिसाब से रिप्रेजेंटेशंस मिलेगा। तो जनसंख्या कौन वाला काउंट करे भाई। तो शुरू में कहा गया था आज़ादी के टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो हम जनसंख्या काउंट करेंगे वो हर साल जो डाटा आ रहा है उसके आधार पे करेंगे, तो जस्ट न्यू अपडेटेड है। लेकिन क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में कहा गया कि नहीं, हम जो ये डाटा लेने वाले हैं वो लेंगे 1971 की जनगणना वाला, ठीक है। उसके बाद फिर हो गया 84 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है मेरे दोस्तों। ये हो गया 2001 में। इसमें कहा गया कि जब तक 2026 का जनगणना नहीं होता तब तक हम ये 1976 वाला डाटा ही प्रयोग करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब आइए हम सीखते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या होती है। चलिए अब हम सीखने वाले हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। उम्मीद है भाई आपको अच्छा लग रहा होगा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है, मान के चलिए, देखिए ध्यान से। मानिए ये इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। इसमें मान लेते हैं कि कुछ लोग खड़े हैं। अब मैं गया हूँ वोट करने, हालांकि मैं तो एमपी एमएलए नहीं हूँ, पर मैं गया हूँ वोट करने। मान लीजिए ये एक्स वाई जेड 3 नाम के आदमी इलेक्शन के लिए खड़े हों। तो मैं गया, मैं पर्चा भरूंगा, तो मैं ऑर्डर लगाऊंगा, मैं कहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि 22 नंबर का आदमी जीते, यानी पहला पर्चा मैंने भरा 22 नंबर के नाम पे, पहला कॉलम भर दिया मैंने। दूसरा कॉलम मैंने क्या किया, दूसरा मैं चाहता हूँ कि जेड जीते और तीसरा मैं चाहता हूँ कि एक्स जीते। ऐसा हो सकता, मैंने नंबरिंग कर दी, मैंने सारे भर दिए, ठीक है, सारे भर दिए। अब मेरे दोस्तों क्या हुआ, अब मेरा वोट जो होगा, मैं जाऊंगा वोट डालने के लिए। तो आपको पता है मेरे दोस्तों कि वोट जो है, आपने सुना भी होगा कि वोट जो है फॉल्स हो गया, यानी वोट या तो वैलिड हो सकता है मेरा, या वोट मेरा इनवैलिड हो सकता है, ठीक है। अब मेरा वोट इनवैलिड कब होगा ये समझते हैं। मान के चलिए मेरे दोस्तों, मैंने क्या किया, फर्स्ट नंबर का प्रेफरेंस भरा ही नहीं, तो मेरा वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, ठीक है। फर्स्ट भरना ज़रूरी है, या मैंने फर्स्ट नंबर पर एक से ज़्यादा लोगों को रख दिया तब भी मेरा वोट इनवैलिड हो जाएगा। और तीसरा जो ये तीसरा है कि सेकेंड और थर्ड नंबर का जो हम वोट भरते हैं प्रेफरेंस, वो ऑप्शनल है, भर भी सकते हैं, नहीं भर सकते, ठीक है। तो ये बात हमको छोटी सी याद रखें। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ अब क्या होगा। मैंने भर दिया, वैसे सब किसी ने भरा होगा, तो अब पर्चा खुलेंगे तो देखा जाएगा कि मान लो एक्स आदमी को मिले हैं, टोटल मानते हैं कि 100 है वोट का वैल्यू, और एक्स आदमी को मिले हैं एक कामन, तो एक्स जीत गया। अब सोच के देखते हैं, एक्स को मिले हैं 49, अब बाकी सबको इससे कम मिले हैं, इससे कम,
पर अभी ये नहीं जीता दोस्तों। क्यों? रूल कहता है कि आपको एक निर्वाचन कोटा कम से कम प्राप्त करना। निर्वाचन कोटा मतलब प्राप्त करना। निर्वाचन कोटा क्या होता है समझाते हैं। निर्वाचन कोटा का कंसेप्ट कहता है कि जितना भी वैध मत है उसको 2 से भाग दीजिए और 1, यानी 50% +1 जो है आपको लाने ही लाने हैं। इतना आप नहीं ला रहे हो तो आपका वोट जो है तब तक आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं वो, अब देखते हैं कि जो सबसे कम वोट मान लीजिए तीसरे नंबर वाले को मिला था, तो वो इसके वोट को बराबर बराबर सबके हिस्से में बांट देते हैं। अब फिर काउंटिंग करते हैं। इसी को बोलते हैं मेरे दोस्तों सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। आप मेरे को बता सकते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहाँ से आया इंडिया में? ये कोशिश करिए जानने का। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी आपको, राइट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है। मैं बताया वैध मत, तो मैं बताया कि इनवैलिड वोट कब होता है। मैंने बताया कि आपने एक ही जगह पे 2 से ज़्यादा लोगों को रख दिया है सब, तो इनवैलिड वोट होता है, ठीक है। ओके, तो हमने आपको बताया निर्वाचन कोटा क्या होता है, इनवैलिड वोट हमने अच्छे से समझा दिया आपको। MP का वोट, MLA का वोट हमने सब समझा दिया। आइए अब समझते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है, यानी राष्ट्रपति को हटाते कैसे। अब हम देखने वाले हैं आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 कहता है कि राष्ट्रपति अपने पद पर 5 साल के लिए रह सकता है, ठीक है। इसी 56 का एक क्लॉज ए है, वो कहता है कि राष्ट्रपति कभी भी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है, इस्तीफा दे सकता है। अगला कहता है वही 56 का एक अलग पार्ट है बी, वो कहता है कि राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के प्रक्रिया द्वारा ही हटाया सकता है। और महाभियोग कैसे काम करेंगे वो दिया हुआ है आर्टिकल 61 में, ये दिया हुआ है आर्टिकल 61 में, ठीक है। उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन पर ही हटाया जा सकता है। संविधान का जब वो उल्लंघन करेगा तभी हम हटा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यदि वो मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं माना तो, ठीक है। अब आइए समझते हैं कि उसे कैसे हटाएंगे, ध्यान से चलिए प्रोसेस को ध्यान समझते हैं। आर्टिकल 61 में प्रोसेस दिया गया, यदि महाभियोग लाना है तो आप या तो लोकसभा से शुरू कर सकते हैं या राज्यसभा से। ध्यान से मान के चलते हम कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना लोकसभा से शुरू हो गया, तो आपको शुरू करने से 14 दिन पहले 40 डे पहले एक नोटिस देना होगा प्रेसिडेंट को। आपने नोटिस दे दिया। अब क्या हुआ, 1/4 सदस्य जो है वो उस सभा के, मान लो लोकसभा स्पीकर है, उसको जाके देगा कि हम 1/4 लोग सपोर्ट करते हैं कि राष्ट्रपति को हटाओ। वो कहेगा चलो ठीक है मैं समझ गया। अब ये लोकसभा स्पीकर जो है, इसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो वो एक्सेप्ट कर ले आपके उसको कंप्लेन को, या उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, या उसको नो टाइम लिमिट के हिसाब से डिले भी कर सकता है, मतलब कोई भी दिया हुआ नहीं है। अच्छा एक बात और, राष्ट्रपति का जो इलेक्शंस होगा उसके जो महाभियोग होंगे उसमें ध्यान से देखेंगे कि एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, डिले भी कर सकता है, पर ये स्व मोटो नहीं ले सकता है। स्व मोटो इन द सेंस अपनी मर्जी से केस रजिस्टर नहीं कर सकता। ये बात हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, चलेगा। अब क्या हुआ, अब जैसे ही आपने उसको दिया, अब आपको उसके 3/4 मेंबर से उस हाउस से पास करवाने पड़ेंगे, ठीक है, बिल को, जिस पे लिखा हुआ है कि आप उसको हटाना चाहते हैं। अब अगला बिल बार पहुंचा वो बात राज्यसभा में, एक जगह से आपने पास करा दिया। अब राज्यसभा में क्या होगा,
फिर से चर्चाएं होगी, आप फिर से वही सेम प्रोसेस स्पेशल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी मतलब कि विशेष बहुमत से 3/4 मेंबर्स के हिसाब से पास करवाने होंगे। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट या तो खुद या वकील को रख कर अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, अपनी सफाई दे सकता है, क्योंकि वो कोर्ट जैसा काम करता है ना। तो वहाँ पर अपनी सफाई दे, तो खुद जाए या अपनी वकील भेज सकता है। ठीक है, ये हो गया कोई दिक्कत। अब यदि दोनों हाउसेस ने पास कर दिया तो फाइनली प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है। अब एक सवाल मेरा पैदा हुआ है यहाँ पे, क्या जब महाभियोग चल रहा हो तो क्या प्रेसिडेंट डिसीजंस ले सकता है या नहीं ले सकता? आंसर है ले सकता है, क्योंकि सिर्फ महाभियोग चला देना ही मात्र नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर। अच्छा, एक पॉइंट छूट गया मेरे दोस्तों, वो ये है कि यदि मान लो उसके इलेक्शन में कोई धांधली हुई, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई धांधली हुई, तो पहला सवाल है मेरा, इसके कंप्लेन जो है कौन कर सकते हैं? तो इसका कंप्लेन कोई भी आदमी कर सकता है जो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट था, यानी जो वोटिंग कर रहा था, कोई दिक्कत आता, या कैंडिडेट भी कर सकते हैं जो उसके साथ में थे। इसका जो कंप्लेन है केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही होंगे, हाई कोर्ट कभी भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड मुकदमा नहीं लेगा। ये बात क्लियर हो गई। तो हमने आज काफ़ी टॉपिक देखा मेरे दोस्तों, आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने प्रेसिडेंट्स के हमने देखे। अच्छा, आइए थोड़ा सा इलेक्शन प्रोसेस भी आज हम देख लेते हैं। अच्छा, हमने बताया कि वो 5 साल के लिए पद पे रहेगा, फिर हमने देख लिया कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, ये सब चीज़ें हमने देख ली। उम्मीद है मेरे भाई आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, कुछ सजेशंस हो तो हमारे कमेंट सेक्शंस में दे दें, हम उस पर डेफिनेटली काम करेंगे, और बाकी जो कमियां हैं उस पर जल्दी ही सुधार करने वाले। ठीक है, मुझे खुशी हो रही है कि मैं आपको ऐसे लेक्चर डिलीवर कर पा रहा हूँ। थोड़ा मुश्किल है, मुझे भी अभी लिखना ज़्यादा अच्छे से नहीं आता, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जल्द ही आपको और भी लेक्चर्स अपलोड करके दूँगा, और आप मेरा भरोसा रखना कि आपके 60 आवर में अच्छे मार्क्स से कवर हो जाएंगे। ठीक है, हमने हिस्ट्री भी कर लेंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, आप प्लस रिलेटेड टू सबके रिलेटेड करेंट अफेयर करेंगे। उसके अलावा बिहार स्पेशल करेंगे। साइंस और करेंट अफेयर स्पेशल का मैं बाधा भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके कंटेंट मेरे पास रेडी नहीं हुए अभी तक। कोई दिक्कत मेरे भाई? चलिए, तो आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मन होगा तो, नहीं होगा तो मत कीजिएगा। धन्यवाद।